अस्माकं विभागाध्यक्ष महोदयानां स्वागती कर्तुं निवेदयामि डॉक्टर झा महोदय जी अस्माकं विभागाध्यक्ष धन्यवादाः। सम्प्रति स्वागत भाषणार्थम् अहं निवेदयामि अस्माकं विभागाध्यक्ष महोदय आगच्छेत् सर्वेषां स्वागतं कार्यक्रमस्य रूपरेखायाम्। धन्यवाद रमेश जी। जब से विभाग खुला हुआ है गाँव निर्मित न्यूली बॉर्न डिपार्टमेंट हमारा है और उसमें प्रयास हुआ कि संस्कृत विश्व संस्कृत दिवस या संस्कृत सप्ताह या संस्कृत मास सेलिब्रेट किया जाए और बहुत अच्छा लगा। लगातार हम लोग कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जब से हमारे विभाग में दो स्थायी विद्वान आए और उसमें गति बढ़ गई। इस बीच में हमको दीन के रूप में एक साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, साहित्य आलोचक प्रोफेसर गंगवार जी आए। उनके आने से कहते 4 काम विभाग को लग गया। हमारे बीच में आज एक व्यक्ति आए हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी कैंपस है और बहुत ही कैंपस से मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि एक फ्यूजन वहां मुझे दिखाई दिया इसी बात में साइंस और ह्यूमन साइंस के बीच में कैसे कोलैबोरेशन शुरू, कैसे कोलैबोरेट किया जाए, कैसे प्योर साइंस टू साइंस। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र में विज्ञान ही है, यानी ज्ञान की खोज जब हम सुनिश्चित करते हैं, when knowledge is made definite and that for knowledge can be proved objectively and can be proved as the relationship between cause and effect is established। जब हम किसी भी जानकारी में प्रभाव को कारण के साथ जोड़ देते हैं, वो ज्ञान हमारा एक कहते हैं कि निश्चित ज्ञान है और वो ज्ञान, उसी ज्ञान को हम कहते हैं वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं, साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। भारतीय परंपरा ज्ञान की परंपरा है। ज्ञान की परंपरा में विज्ञान पूरी तरह से उसमें इम्प्लाइड है, जुड़ा हुआ है, उसको अलग करके देखा नहीं। लोगों ने ज्ञान और विज्ञान को अलग करके देखने का प्रयास किया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपका जो केंद्र है वो केंद्र ज्ञान और विज्ञान के बीच में एक कदम ताल करके चलने वाला एक शोध संस्थान है। बड़ा अच्छा लगा कि आज स्वतः एक विद्वान, दर्शन शास्त्र का विद्वान हमारे विभाग में आए थे, उनका स्वागत करता और बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग आगे भी मिलकर काम करेंगे। हमारे बीच में 2 अतिथि आए हैं जो संस्कृत अनुरागी है, साहित्य अनुरागी, संस्कृत प्रेमी और आए। बड़ा तो वही सोच रहा था कि हमारे पास स्थान कम है, लेकिन आगे से हम लोग बहुत ध्यान देंगे कि और मंच जैसे कि मंच पर भी हम आपको स्थान दें। डॉक्टर विवेक झा हमारे बीच में है, उनके लिए भाई तालियां बजाइए। है तो 2 बहुत महत्वपूर्ण और श्री उदय नारायण मिश्र जी, ये सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा कार्यक्रम है, तो कहते हैं कि छोटा विभाग है, लेकिन छोटा विभाग बहुत प्रभावशाली तरीके से कार्य कर रहा है। यानी कि
विभाग में मात्रा के साथ साथ मात्रा से ज्यादा मांग बढ़ेगी, प्राथमिकता है यदि क्वालिटी है नहीं। Our department is very small, but qualitatively it is very effective. तो मुझे लग रहा है कि आज का जो कार्यक्रम है विश्व संस्कृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, जिसका की समापन 29 तारीख को करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे वक्ता हम लोगों को आमंत्रित किया है और उस परंपरा में ये परंपरा आगे चल गई, जुड़ेगी और साथ ही और विशेष बहुत बढ़िया है। जो मुझे लग रहा है कि मीटिंग आएगी और विस्तार से मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को बताएं और उसका निर्देशन करें। विभाग की तरफ से समस्त हमारे आमंत्रित अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। छात्र छात्राएं जो नामांकित छात्र हैं, जो इस साल अभी एमए में प्रवेश किया है, स्नातकोत्तर विषय में प्रवेश किया है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और इनका स्वागत तो जरा तालीम करें जो हमारे नए विद्यार्थी संख्या समझ जाए। संख्या बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली। विभाग छोटा है लेकिन प्रभावशाली है। मुझे लग रहा है कि इस तरीके से विभाग को भी 16 लाख का प्रोजेक्ट किसी से 12 लाख के संस्कृत विश्वविद्यालय में एक हमको भी भारतीय ज्ञान परिषद के माध्यम के द्वारा सब जो हम लोगों का भी पैसा मिला है तो हम राष्ट्रीय सेमिनार करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेमिनार है जो जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा और नाच की परंपरा का अध्ययन हम करेंगे। उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों को बड़े अच्छे लोगों को अपनाएंगे और मेरा बड़े लोगों से मेरा मतलब है कि ज्ञान के प्रति जो अनुराग रहता है, शक्ति रखती है, क्योंकि जो शिक्षा देते हैं वहाँ बड़े का मतलब अनाड़े से और समृद्ध से नहीं है। बड़े से मतलब है कि जिसका विशाल है कि वो चिंतन वैश्विक हो, अपने ज्ञान का सागर उसमें उड़ता हो, वही बातचीत बड़ा है। मुझे लग रहा है हमको प्रयास करने की ऐसे ही व्यक्ति को हम बुलाए और यहाँ पे जितने आए हैं लोग, मुझे लग रहा है कि पूरे ज्ञान से परिपूर्ण है और जैसे ही सबको मौका मिलता अवसर मिलता है वो हमारे विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनका ज्ञान हमको प्राप्त होता है। मैं सबका स्वागत करता हूँ, ये के स्वागत है उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। मेरी बातों का धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आज के इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, विषय प्रवर्तन के लिए विभाग के आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झाजी को निवेदन करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम की रूपरेखा कार्यक्रम जो प्रत्येक वर्ष विश्व संस्कृत दिवस के रूप में इसी के क्रम में यह सबसे हम लोग यहाँ कहा गया इसमें कि प्रथम होता है 8 अगस्त से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें एक वाग्भटनी के द्वारा प्रोफेसर सोमचंद्र गौड़ शास्त्री जी का व्याख्यान रखा गया था और निरंतर कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। इसमें मूल रूप से जो कार्यक्रम आयोजित होता है उसमें एक तो संस्कृत संभाषण के लिए है। संस्कृत संभाषण बैकग्राउंड के हैं तो किस तरह से व्यावहारिक धरातल पर संस्कृत आत्मसात कर सके, उनको भूल सके, समझ सके और दैनिक प्रयोग में यह 3 निगाह में रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर क्विज कंपटीशन रखा गया है और भारतीय ज्ञान
परंपरा पर आधारित है। इसके साथ ही साथ श्लोक उच्चारण विद्या रखी गई है और आज कल इसके बाद परसों ये 3 दिन का जो है प्रशिक्षक यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे छात्रों को और अंतिम दिन विश्व संस्कृत महोत्सव का जो समापन सत्र है संपूर्ण सत्र, इसमें विद्वान और हमारे प्रशासक हैं तो सभी यहाँ पर संस्कृत में वार्ता करने इस वाद देवी की उपासना में यहाँ पर सत्ता होंगे। यह कार्यक्रम मात्र एक औपचारिक नहीं है क्योंकि हम सभी भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और विद्या जो है इस अवधारणा को संतुष्ट करने के लिए प्रयासरत है। यह अनिवार्य है हमारे जीवन में हम सहज रूप से संस्कृत को सीख सके, उनके ग्रंथों के बारे में हमारे अभिमान और उस अभिमान को लेकर के हम विश्व स्तर पर अपने काम को प्रस्तुत कर सके, यह मुख्य रूप से हमारा रहा है। क्योंकि हम यह जानते हैं कि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और वह संस्कृत के लिए जितना बेहतर कार्य कर सकते हैं वह अनिवार्य हो जाता है कि हम लोग का मार्गदर्शन उसी दृष्टि से करें। तो मैं अधिक समय नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पर हमारे समक्ष विद्वान बैठे हुए हैं। इस कक्षा में एक कहा जाता है दीप दर्शन की बात होगी। यहाँ पर उपस्थित संकायाध्यक्ष महोदय जो है करके यहाँ पर जब जुहारी कार्यक्रम चल रहा है आप हर कार्यक्रम में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दर्ज का विषय होता है। यहाँ पर बाहर से यदि बाह्य तौर पर समझ रहे हैं कि अपने पारिवारिक विद्वान है योजना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हुआ के सुपुत्र है और आप सारस्वत इसी तरह अन्य विद्वान हमारे समक्ष है। अभी अभी हमारे क्लास के मुख्य अतिथि है आचार्य। हेलो जी, आवाज मेरी जा रही है? सर नमस्ते। सर नमस्ते। आप हो चुके हैं तो साक्षात क्या बोलना है सर? यद्यपि आप हमारे नजदीक रहते हुए भी अभी स्थलीय मूली है से आप उधर से आवाज नहीं आ रही सर। हाँ सर बहुत स्पष्ट हो रही है। हेलो आवाज आ रही है सबकी? जी जी सर। हाँ हाँ आप हमारे कार्यक्रम इसी आपके ही उधर से हेलो हेलो मेरी आवाज जा रही क्या? सर आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है तो मैं बोलूं? तो ठीक है। आदरणीय प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह सर तथा वो झा साहब एवं अन्य सम्मानित अतिथिगण, मुझे थोड़ा मतलब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि एक आवश्यक कार्यवश मैं थोड़ा फंस गया, जिसके नाते समय से नहीं पहुंच पाया। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ और कल परसों पुनः मैं भौतिक रूप से उपस्थित होकर के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से संस्कृत विभाग द्वारा यह प्रयास बहुत प्रशंसनीय है और जिस विश्वविद्यालय में मैं अभी आया हूं उसका बोध वाक्य ही यही है कि भाषा व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है, भाषा व्यक्ति को उसके संस्कृति से जोड़ती है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, भाषा संस्कृति और संस्कारों का माध्यम है। और अगर स्वतंत्रता के दौरान के जो प्रमुख विमर्श थे, उन विमर्शों में से एक प्रमुख विमर्श भाषा का विमर्श था, क्योंकि
भाषा के आधार पर ही भारत को परतंत्र करने का प्रयास किया गया। इसलिए भाषा व्यक्ति को उसके स्वाभिमान से जोड़ती है। भाषा व्यक्ति की अस्मिता की परिचायक होती है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुभाषिक होने की अनुशंसा की है कि जो बहुभाषिकता के साथ जुड़े। और संस्कृत मुझे लगता है कि सभी भाषाओं की जननी है, और भारत की जो ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा की गहराई को बिना संस्कृत को समझे नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिए इस पूरे संदर्भ में चाहे संस्कृति का विषय हो, चाहे संस्कार का विषय हो, चाहे संस्कृत तो संस्कार की भाषा है, समावेशन की भाषा है, इंक्लूजन की भाषा है। तो धर्मपाल जी की रिपोर्ट पढ़िए तो ध्यान में आ जाएगी कि ये इंक्लूजन की भाषा है। और दूसरे हृदय की भाषा है। संस्कृत में जब संवाद करते हैं तो मस्तिष्क से संवाद नहीं करते, हृदय से हृदय का संवाद होता है। तो इसलिए इस पूरे कंटेक्स्ट में मुझे लगता है कि और संस्कृत का जो संवाद होता है वो स्व से सर्वस्व का संवाद होता है। व्यष्टि को समष्टि से जोड़ने का ये माध्यम है संस्कृत। इसलिए ये प्रयास जो संस्कृत विभाग द्वारा किया जा रहा है संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए, निश्चित रूप से उसका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस प्रयास में जो भी लोग लगे हुए पूरे विभाग, प्रोफेसर निशुदन सिंह सर के साथ झा साहब, रमेश जी तथा सभी उसमें जो लोग लगे हुए हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि इस भाषा को आप आगे बढ़ाने में प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। मैं पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं क्षमा चाहता हूं कि नहीं आप उपस्थित हो पाया। मैं इधर एक दो दिन में कई बार आने का प्रयास करूंगा। सर प्रणाम। ये थोड़ा संकट हो गया है कि मतलब वन वे कम्युनिकेशन हो गया है, तो उसके नाते तो ठीक है सर, फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप निरंतर हमारे विभाग के साथ जुड़े हुए रहते हैं और आगे भी आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम शायद उनसे बोलिए ना आपको वाला बनाने से प्रदान करने हेतु और तो हमारे विभाग के संकाय प्रोफेसर डॉक्टर वो हम सभी अभी जो हमारे साथ छात्र आज उपस्थित हुए हैं, सबके एक छोटा सा उनका स्वागत करने के लिए एक उपक्रम रखा गया है। मैं जो हमारे विभाग के साथ सहभागी है उनसे निवेदन करता हूँ कि जो नए छात्र संस्कृत विभाग में है वो एक एक करके आ जाए और पुरस्कार मतलब उनके स्वागत में एक एक नाम बताइए। संस्कृत विभाग की ओर से है एक फोटो ले आप लोग ठीक है।
मैं सबका अनुरोध करता हूँ कि वो अपने भवन में सभी को ले जाए। प्रोफेसर रामपाल गणपत। सभी को इसका जवाब उनको विशेष आज किस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और इसलिए मैं यहाँ संस्थापक जिस विभाग से मैं जुड़ा हूँ उसकी भी स्थापना आपने ही की। इस तरह से आपका विशेष आभारी क्योंकि आप मुझे यहाँ करते आ रहे थे आपका बहुत धन्यवाद। और हमारे आनंद मेली की जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए हैं और मेरा भी सारा शिक्षण प्रशिक्षण इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ है, इसलिए मुझे और विशेष लगाव है। आपका स्वागत है। और हमारे और मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस विभाग के जो युवा साथी है और बड़े मुझे लगता है पूजावान ऐसे दो साथी है, एक साथी की मिल जाए किसी विभाग को तो विभाग को चमकाने में खैर नहीं ऐसे। और मैं आपका शब्दों में आभार है, आपने मुझे बुलाया और इसी तरह से कार्य करते रहिए। ये शुभकामनाएं आपको। तो छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हुए सुधारती सिर्फ उनका भी स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम है वो है बोलचाल संस्कृत। कैसे करके संस्कृत को बोला नहीं, यह बड़ी समस्या है। इसका कारण ये है कि हमने कुछ ऐसे उसका कारण एक और भी था कि हम गुलाम रहे और उस गुलामी में बहुत सारी भाषाएं आती हैं और उसमें अंग्रेजी ऐसी भाषा थी जिसके सब जो भी हमारी देसी भाषाएं भारतीय भाषाएं सबका नाम। लेकिन एक लाभ हुआ कि संस्कृत में जो इंटरनेशनल स्तर का विश्व स्तर का शोध और सारी दुनिया उससे अध्ययन कराया गया, उसमें पश्चिम के विद्वान ने निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका रखी है। तो मुझे संस्कृत से पढ़ने पढ़ाने का मुझे भी अवसर मिला है, पर मैं बोलना कर दिया। मैंने हिंदी में जब से आया हूँ, इससे पहले मेरे यहाँ सभाषण शिविर लगता था मेरा तो का नाम था। तो 30 साल बाद 30 साल का अनुभव भी है, तो मैं खूब बोलता था। उसके बाद संकटाप हो गया जो बोलने में दिक्कत। लेकिन संस्कृत मैंने देखा इतनी अच्छी भाषा है, इतनी सरल भाषा है, आदर डाल मिल जाए तो कुछ शब्दों में कमी नहीं है। इसके लिए एक रचना परिश्रम जो है उसकी इन दोनों से छोटे छोटे शब्द है, छोटे छोटे दाग कहने से कभी में कह दिया था कि संस्कृत भाषा बनता है। हमें फिर लग रहा है कि तो संस्कृत का शायद ज्ञान नहीं है, अन्यथा वैसे नहीं कहते। कहाँ चले तो कहता नहीं रही पढ़ते जाइए आप। तो इस तरह से संस्कृत भाषा जो ज्ञान विज्ञान में तो सही है और आलोचना की भी बहुत अद्भुत भाषा है, मगर बोलचाल में ना आने से सारा ज्ञान है ज्ञान है दर्शन का है वो वैदिक सर्जरी और मेडिसिन सारा कुछ तो है इसमें,
जो वो सब लाने की जरूरत है, उसको हम सहज सरल भाषा में लाए, और उसके लिए जो पारिभाषिक शब्दावली है उसको एकदम जैसा है रेखीता है कर दें। इसलिए हिंदी आज अगर जिंदा है, व्यापक है, तो उसका कारण यही है कि वो इस खेल में नहीं पड़ती कि हम शब्दों को पैदा करें, जन्म देने के चक्कर में तो एडाप्ट तो एडेप्टेबिलिटी है, ग्रहण करने की सामर्थ्य, वो हमें संस्कृत में शायद देखना होगा, उसको समृद्ध करना होगा। निश्चित रूप से संस्कृत में छुपा हुआ इतना ज्ञान है, ज्ञान है, तो आम आदमी के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सभी को निरंतर जिंदा रहता है, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ डॉक्टर आलोक द्विवेदी जी मैं निवेदन करता हूँ कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो इंडी भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा नीति में निरंतर प्रचार प्रसार उसके जानकारी सभी को पहुंचे इसके लिए प्रयास कर रही है, उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे छात्रों को इस विषय में नमस्कार, बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से इस विभाग को कि ये प्रथम बार मेरा आना हुआ इस विभाग में, और मंगल हुआ कि मुझे यहाँ पर विद्वानों के बीच बैठकर कुछ सीखने का अवसर मिला। प्रोफेसर सर, और सबका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। सबने अभी बात की कि मैं इस संस्थान में हूँ, मूलतः यूएस के है बॉस्टन में, और हम सबका ये कहना है कि बदलते समय के अनुसार अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को आज विज्ञान का युग कहा जाता है, उसके साथ जोड़कर अगर देखने का प्रयास हम कर सके तो हम अपनी उपादेयता बना लेंगे। बात सस्टेनेबिलिटी की हो रही है, तो आवश्यक है कि चीजों को हम रीडिफाइन करें। अगर एक ही चीज को पकड़कर चलेंगे, एक ही भाषा में एक ही तरह से चलेंगे, क्योंकि अपनी जो परंपरा है उसमें श्रुति और अस्मृति की जो परंपरा है, श्रुतियों ने चीजों को स्थापित कर दिया। आप मेरी जान का नो डांस दिखाएंगे, लेकिन जो अस्मृति परंपरा है, स्मृति ग्रंथ लिखे गए, उसमें सामाजिक मूल्य समय के अनुसार 200, 400, 500 वर्ष बाद बदल जाएंगे। तो अस्मृतियों या फ्लेक्सिबल रखा, ये आप समय के अनुरूप हम चीजों को बदल देंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो स्मृति ग्रंथ है, जो महाकाव्य ग्रंथ है, स्मृतियां हैं, वह हमें निर्देशित करती है कि हमें अपने स्वभाव को लोकशील बनाना पड़ेगा, क्योंकि समय के अनुरूप अगर हम अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे तो हम पैराडाइम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हर काम पहले एक पैराडाइम से होता है। तो हम लोगों ने एडवांस साइंसेस स्कूल ऑफ में वहां पर हमारे जो एकेडमिक काउंसिल है उसने प्रयास किया कि हम साइंस और ह्यूमैनिटीज को एक साथ लेकर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करें। तो हमारे जितने संस्थान इस्टेब्लिश हो रहे हैं उसमें हम लोगों का प्रयास है कि जो हमारे ह्यूमैनिटीज के प्रोजेक्ट्स हैं उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट से देखेंगे, और साइंस में जो बायोकेमिस्ट्री, सेल कल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है हमारे वैदिक व्यवस्था में, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में, उसका सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, उसको हम देखेंगे। और हमारी वैज्ञानिक दर्शन भी पढ़े, और हमारे दार्शनिक जैसे हम लोग दर्शन के विद्यार्थी हैं तो हमको साइंस की मीटिंग्स में जाना पड़ता है, क्योंकि साइंस की चीजों को हम समझें। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू गिव साइंस, वन थिंग कि अभी महाकुंभ हुआ और भारत की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक क्रियाकलापों में महाकुंभ का नाम एक बहुत बड़ा आयोजन है, वैश्विक स्तर पर भारत को पहचान दिलाता है। उस महाकुंभ के दौरान गंगा जल साफ है नहीं साफ है,
या महाकुंभ को कैसे हम इस्टेब्लिश करें। मैं एक दर्शन का विद्यार्थी होने के बावजूद मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि साइंस के हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ मिलकर मैंने 5-6 घाटों का गंगा जल एकत्रित किया ड्यूरिंग दैट टाइम। वहां से लाकर मैंने पर्टिकुलर लैब में उसको रिसर्च किया कौन कौन सी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल कितना है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है नहीं है, ग्राम स्टेनिंग, सारी प्रक्रिया हमने की। मूल बात ये है कि आज जब हम अपनी ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर साइंटिफिक टेम्परामेंट से बताने का प्रयास करते हैं तो वो इस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद जब मैंने वहां पर मिलकर प्रेजेंटेशन दिए और जब मैं इस बात को लेके आता था कि एनारोबी एरोबिक सब बैक्टीरिया को कैसे सस्टेन करती है महागंगा का जल, उस समय मेरा जो पूरा कॉन्सेप्ट है महागंगा आज जो वैश्विक स्तर पर चिंता है भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो सबसे बड़ी चिंता है वह सस्टेनेबिलिटी को लेकर, पुष्टता को लेकर। और ये इस्टेब्लिश फैक्ट है। अगर हमारे आप जैसे लोग या सर के मार्गदर्शन में ये विभाग इस चीज को पुनर्स्थापित कर पाया, रीइस्टेब्लिश कर पाया कि सनातन की सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबिलिटी होम्स इन आईएएस भारतीय ज्ञान एक सर्किल बन जाएगा, क्योंकि सनातन के जो मूलभूत सिद्धांत है, धर्म है, पिंड है, पुरुषार्थ है, जितने भी सिद्धांत हैं सनातन, इंद्रियनीति है, सत्यनिष्ठा है, उसको जब हम समाज में रखेंगे, उसके अनुरूप जब जीवन शैली व्यवस्थित होगी, जीवन शैली आगे बढ़ सकेगी, तो इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा कि सनातन ही सस्टेनेबल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हमारी और आपकी और आने वाली पीढ़ी की ये जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है कि हम अपनी वास्तविक चीज को रखकर बदले हुए समय के अनुरूप उसको संभाल के रखते हैं। मैं कुछ लोगों के संपर्क में, चूंकि मेरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का संस्थान है, मुझे अपने हम सब के डिसिप्लिन को लेकर थोड़ा सा भय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर हम कर्ता के साथ नहीं स्थापित कर पाए अपने आप, तो संकट हम लोगों को करते हैं। क्योंकि एआई में अगर हम अपनी चीजों को नहीं डालेंगे, हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम अपनी चीजों को रिडिफाइन नहीं करेंगे सस्टेनेबिलिटी से जो एआई में उनका प्रभाव ज्यादा होगा जो अपनी चीजों को सतही तौर पर रख रहे हैं सर। और ये भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए सबसे अच्छा समय भी है और सबसे कठिन समय भी है। आने वाला 10 साल वैश्विक परिदृश्य को नए रूप में रिडिफाइन करने जा रहा है। भारत इसमें कहाँ खड़ा रहेगा, ये हमारे जन सौभाग्य की जिम्मेदारी है। भारत अपनी ज्ञान परंपरा को बनाकर रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है, सबसे चर्चा हो रही थी। तो एक ही चीज अगर हम एम्फसाइज कर पाए कि भारतीय ज्ञान परंपरा और पाश्चात्य ज्ञान परंपरा में जो सबसे मूलभूत अंतर है वो ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान और आचरण का सामने है, ज्ञान और आचरण में इक्विवेलेंस है। इफ आई एम डूइंग समथिंग इट मस्ट बी अपीयर इन माय लाइफ। कुछ मैं जान रहा हूँ आचरण में दिखना चाहिए, धर्म का ज्ञान है, धर्म कर्म आचरण होना चाहिए। पाश्चात्य ज्ञान परंपरा जो है यहाँ से डिफर होती है, जिसमें एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी अलग अलग कोड में देखना पड़ता है। तो होलिस्टिक अप्रोच हमारा बना है और ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम रिडिफाइन करके रखें, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे हमारे भीतर, तब हम अपने आप को कहीं स्टैब्लिश कर पाएंगे। जैसे संन्यास को लेकर संन्यास को लेकर सामान्यतः ये बात कही जाती है कि संन्यास का मतलब बंधुक छोड़ देना, तो पलायनवाद का आरोप लगता है। और संन्यास को साइंटिफिक टेम्परामेंट से उसके प्रोस एंड कॉन्स को देखते हुए अगर उसको रिडिफाइन करने का प्रयास करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा प्रयास किया, तो संन्यास में सम्यक न्यास, संन्यास मतलब सम्यक न्यास, सम्यक मतलब इन अ वेरी राइट वे, और न्यास means to establish. If we are establishing anything in a very right way, we are ahead from there. कक्षा 10 को बहुत अच्छे तरीके से establish करके अर्थात कक्षा 10 में पास कर गए, कक्षा 10 से संन्यास हो गया। ये थोड़े से एकाध दो टर्म है, हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो और अपनी चीजों को नए रूप में रखें। अब अगर
सन्यासी, ये बात हम किसी वेस्टर्न थॉट विचारक से कर रहे हैं, थिंकर से कर रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर शोपेनहावर वाला आरोप तो नहीं लगाएगा कि आप व्हाइट बेल्ट का आरोप नहीं लगाएगा कि भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा या भारतीय दर्शन की शिक्षा देता। We are establishing everything, this physical phenomena, empirical phenomena, and as well as we are going in trans और ट्रांसेंडेंटल थिंग्स को भी हम इस्टेब्लिश कर, हम देख रहे हैं, हम अपने आचरण में ला रहे हैं, तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि विश्व जो है इस प्रकार से अगर विभाग सोचने का प्रारंभ करेगा, सोचना प्रारंभ करेगा, चीजों को देखना आप लोग प्रारंभ करेंगे, तो हम लोगों के पास कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है। All things, but we have to redefine it, we have to establish it, means we have to be established. Thank you. Thank you. Start करा दो। धन्यवाद। अवश्य ही आपने जिन बातों का उल्लेख किया वो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो उसमें प्रत्येक विषय को अपने प्रारंभ में IKS को सम्मिलित करना होगा। यह प्रावधान हुआ करती है और यह जो दोनों हम कह रहे हैं कि साइंस और सोशल साइंस दोनों में एक ब्रिज का काम करेगा और अवश्य आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और जिससे हमारे जो छात्र हैं वो आधुनिक समय में भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में अपना योगदान दे सकते। धन्यवाद। अब जो आज का ये कार्यक्रम जैसे वो आयोजित किया गया है, मैं हमको क्योंकि समय थोड़ा अधिक हो गया है, 15 से 20 मिनट केवल एक सामान्य रूपरेखा तो है वो हमारे सभी प्रस्तुत करेंगे। तो सामान्य रूप से कैसे तो है, प्रक्रिया है, कैसे तो विभक्ति वचन इत्यादि का ध्यान रखते हैं, वो मूलभूत बातें क्या है के बारे में जानकारी लेंगे। बाकी फिर कल से जो है मैं केवल कक्षा लेंगे तो पूरे समय हम सामान्य भाषा शब्द का प्रयास करेंगे। तो अपने ये जो समय है तुम मेरी ध्वनि स्पष्ट है? जी सर जी। एक रोहित एक और कंफर्म करना है। जी सर। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर क्लियर है। इसका स्क्रीन कहाँ से हो रहा है इसमें?
अच्छा जी, अच्छा हाँ, तो ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ, आप इसका माइक फोन करिए। चलिए सभी को, हाँ ठीक है, अब देखो इसको फोन कर। इसको सुन रहे फोन बोलते हैं। हाँ स्पीकर स्पीकर ऑफ करिए। जी हाँ हाँ, ठीक है। रोहित, एक बार कंफर्म करना है, ध्वनि हमारी स्पष्ट है? हाँ सर, क्लियर है, स्क्रीन भी दिख रही है, ध्वनि भी क्लियर है। चलिए, आज से लेकर के परसों तक जो यह कार्यक्रम चलना है, इसमें मूल रूप से हम आज केवल दिग्दर्शन प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आज इनॉग्रल सेशन था, इस कारण से अधिक इसमें हम समय नहीं लेंगे। एक सामान्य रूप से हम लोग किस लिए यहाँ पर हैं और क्या हम लोगों के लिए अपेक्षित है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आप लोगों ने इतना धैर्य पूर्वक निरंतर इस कार्यक्रम के लिए जुड़े रहे और आगे 3 दिन तक आप लोग कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है जो कि हम लोग क्यों पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे स्पोकन संस्कृत का कार्यक्रम हो रहा है भारतवर्ष में, भारत के बाहर, तो यहाँ हम क्यों चर्चा करने के लिए फिर से प्रस्तुत हुए हैं? क्या ये एक सिर्फ औपचारिकता है जो संस्कृत दिवस के मध्य में अनिवार्य रूप से हम कुछ कर रहे हैं ये दिखाने के लिए? क्योंकि जब भी कोई कार्य आप करते हैं तो अनिवार्य रूप से कुछ न कुछ आपका लक्ष्य होना चाहिए। कहा जाता है प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपिन प्रवर्तते। जब एक मूढ़ व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के नहीं बढ़ता है, तो आप लोग जो लगभग परास्नातक या विद्या वाणिज्य के छात्र हैं, आप कैसे बिना प्रयोजन के आगे बढ़ सकते हैं? तो इसमें हम देखते हैं जो कि क्या कारण है, क्यों यहाँ पर मूल रूप से हम लोग चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। तो एक है जो कि सरलता और लाघव, क्योंकि सरलतम रूप में आप सीख सकें, क्योंकि 3 दिन का ही इसीलिए टाइम दिया गया है। 3 दिन में आपको इतना सामान्य जानकारी दे दी जाएगी जिसमें आप अपना परिचय, यदि आप बिल्कुल शून्य अवस्था में होंगे तो आप अपना परिचय आप देने में सक्षम रहेंगे। इसके साथ ही साथ संस्कृत साहित्य के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनसे आप परिचित हो पाएंगे। इसके साथ ही साथ, क्योंकि आप जानते हैं जो कि वैदिक परंपरा की बात हो या दार्शनिक परंपरा की बात हो या साहित्यिक ग्रंथों की बात हो, सामान्य रूप से सभी मूल रूप से संस्कृत भाषा में प्रस्तुत है। और जब भी आप भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो आप कोई प्रोजेक्ट तैयार करें या कोई ग्रंथ पढ़ें, अनिवार्य रूप से आपको संस्कृत की आवश्यकता होती है कि इतनी समझ आपको हो सके जो कि आप सामान्य रूप से उन ग्रंथ तक पहुंच सके, क्योंकि उनका अर्थ लगाना वो तो थोड़ा गंभीर विषय वस्तु पर चले जाएंगे, लेकिन सामान्य रूप से वहां तक पहुंच तो सके आप। इसके साथ ही साथ वर्तमान जीवन में जो संस्कृत की उपादेयता है उसको आप कैसे आत्मसात कर पाएंगे, क्योंकि उपादेयता क्या है ये तो सभी आप जानते हैं, लेकिन उसको कैसे आत्मसात करेंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। इसके बाद इसका अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए, ये 3 दिन जो रखा गया है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो संस्कृत भाषा का व्यावहारिक प्रयोग हो सके दैनंदिन जीवन में, इस तरह से इस मॉड्यूल को डिजाइन किया गया है 3 दिन के लिए।
लघु वाक्य निर्माण आप सीख सकें। किस तरह से लघु वाक्य आप स्वयं जो ये उनके लिए है, पहले ही दे दिया गया था, जो नॉन संस्कृत बैकग्राउंड के जो है वो भी लघु वाक्य निर्माण सीख सकेंगे। इसलिए इस तरह से डिजाइन किया गया है और दैनंदिन व्यवहार में आप संवादात्मक शैली में प्रस्तुत कर सकेंगे अपनी विषय वस्तु को, अपनी बातों को आप रख पाएंगे सामान्य रूप से। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी भाषा की बात आती है तो कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्योंकि जब तक आप में आत्मविश्वास नहीं होता है तब तक आप बोल नहीं पाते हैं। एक व्यक्ति होते हैं जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, भाषा का ठीक से ज्ञान नहीं है, वो धड़ल्ले से संस्कृत बोलते हैं, जितना अशुद्ध हो उतना बोलते हैं, अंग्रेजी धड़ल्ले से बोलते हैं जितना अशुद्ध हो। क्यों? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस है। तो आत्मविश्वास जरूरी है। दूसरा आपका रहेगा जो कि कंटेंट होना जरूरी है। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है, सब कुछ आप जानते हैं, कैसे व्याकरण के नियम, सामान्य रूप से संस्कृत के जो छात्र हैं वो व्याकरण के नियम अच्छी तरह जानते हैं, किस तरह से वाक्य संरचना होगी, लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि जैसे अभी हमारे समक्ष जो अतिथि हैं यहाँ पर, जिस यूनिवर्सिटी से हैं, आपको कहा जाए कि उस विश्वविद्यालय के बारे में आप हिंदी में ही 10 वाक्य बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास, क्योंकि किस यूनिवर्सिटी से है, वो यूनिवर्सिटी किस तरह का है। वहीं आपको कहा जाए कि बीबीएयू पर बोलिए तो आप 10 मिनट क्या, आप 10 घंटे तक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है। तो पहला कॉन्फिडेंस, उसके बाद हो गया जो कि कंटेंट आपका ये होना चाहिए, उसके बाद है जो कि उसकी क्रिएटिविटी, वाक्य संरचना किस तरह होगी। ये तीनों पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। 3 दिन रखा गया है, 3 दिन इस 3 विषय वस्तु पर फोकस किया जाएगा। अब सामान्य रूप से जो वाक्य लेंगे, जैसे छोटे छोटे वाक्य हैं, दैनंदिन प्रयोग में आते हैं, जो कि आप कुशल हैं, मैं कुशल हूं, इस तरह का। और यहाँ पर इंटेंशनली हिंदी से, अंग्रेजी से संस्कृत के लिए रखा गया है, क्योंकि जब आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो या तो हिंदी बैकग्राउंड से आएंगे या संस्कृत बैकग्राउंड से आएंगे, तो ये अंग्रेजी बैकग्राउंड से आएंगे, तो ही आपका रहेगा। और संस्कृत आप सीखना चाहते हैं, इस कारण से भाषा जो इसके रखी गई है इसी तरह से। तो फिर अभिवादन के लिए परक जो आपका ये है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। किस तरह के कुछ हम कलेक्शन हमारा रहेगा, किसे नहीं कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, वो वहां से वायर्ड कनेक्ट करने की बात हो रही, किस तरह से वहां था। इसके बाद हाँ हाँ, ये अच्छा नहीं, ये गूगल मीट की एक समस्या है। ये चीज यहाँ से 1 मिनट, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये 3 दिन का हमने चर्चा किया था, जो कि ये 3 हमारा जो उद्देश्य इस तरह से रहेगा। और इसके बाद हम कुछ इस तरह के वाक्य जो है, नहीं ये इसी से रहेगा, इको हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम रखेंगे जो कि कुछ एक आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, जो ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन है, उनको ऑनलाइन मोड में मिलेगा। इसमें रखा जाएगा जो कि आप इस तरह के कुछ वाक्य संग्रह आपको दिए जाएंगे। वैसे ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जैसे दैनिक व्यवहार शास्त्री है, इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ भी है, लेकिन आपको प्रिंटेड मटेरियल भी आपको दिया जाएगा, जो कि आप उस तरह अभ्यास भी कर पाएंगे। इसी तरह जो अभिवादनात्मक है, इस तरह की कुछ सूची दी जाएगी आपको। इसके बाद आप सामान्य रूप से यह जानने में सक्षम होंगे जो कि हम यह व्यवहार किस तरह, किस आधार पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। तो जैसे हम लोगों ने चर्चा किया, जो संस्कृत ज्ञान का मूल है। अब इसके विस्तार में नहीं जाएंगे कि ये सभी आप सभी परिचित हैं, और ये संभाषण की कक्षा होगी, इस कारण से इसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। आप मूल रूप से इसको देखते हैं कि IKS से जोड़ करके आप इसको देख सकते हैं। ध्वनि स्पंदन की भाषा है, सबसे हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं जो कि जो कंटेम्प्रोरी टाइम में चल रहा है। सामान्य रूप से हम समझते हैं जो कि कहा जाता था जो कि ये मृत भाषा है, इस तरह की बातें चलती थी, लेकिन मृत भाषा नहीं, यहाँ जीवंत भाषा के रूप में आप देखते हैं। आप असंख्य, अगर आप YouTube पर ही आप सर्च करें जो कि एडवर्टीजमेंट इन संस्कृत, जो कि ये जो विज्ञापन है, विज्ञापन अगर आप
संस्कृत भाषा में विज्ञापन को अगर देखना चाहें तो आप देखेंगे जो कि इस तरह के असंख्य आपको विज्ञापन मिलेगा। अलग अलग से दैनंदिन जीवन में जो आपको प्रयोग होता है, ये जैसे हम योगा बार का देख रहे हैं, इसी तरह ब्रू कॉफी का मिलेगा, इसी तरह अलग अलग बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगा और इतना बेहतर तरीके से प्रोफेशनली डिजाइन किया गया है। तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रति दैनंदिन जीवन में इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके प्रति लोग आकर्षित होते जा रहे हैं। ये हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मार्केट का रूप अब ले रहा है। तो इसको हमें विशेष रूप से समझना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है जो कि आप डायरेक्ट उसके माध्यम से आप देख भी सकें। तो खैर इसको मैं स्किप करता हूँ। जैसे एक हमने यहाँ पर इसी तरह ये ब्रू कॉफी का है। ब्रू कॉफी का एडवर्टीजमेंट लगभग 2 मिनट 39 सेकंड का है। तो आप लोग देखेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा जो कि किस तरह से हाँ यहाँ से नहीं वहां से नहीं, ये मेरे बस तुरंत ये हाँ वहां से आवाज नहीं। किंचित् योजय शर्करां ततः कुरु सम्मिश्रणं चषकात् चषकं परिवर्तय। ला 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 तथा न मा क्वथय। एकस्मिन् चषके क्षीरम् अपरस्मिन् भवतु ब्रू। किंचित् योजय शर्करां ततः कुरु सम्मिश्रणं चषकात् चषकं परिवर्तय। आस्वादय स्वादु कॉफी तच्च स्वादु कॉफी। अद्भुतं प्रियभर्तः, बहु सम्यक् कृतम् अस्ति। अहं न आवाम ब्रू इंस्टेंट ददाति स्वादिष्टं रुचिं कुर्वन्तु तत्र अत्र। इस तरह के आपको असंख्य एडवर्टीजमेंट मिलेंगे वहां पर। तो ये दिखाने का केवल उचित ये था जो कि इस तरह क्रिएटिविटी, ये एक मैंने सामान्य रूप से दिखाया। इसी तरह साहित्य जगत में देखें तो अलग अलग विधाओं को इंट्रोड्यूस किया गया। ये 21वीं शताब्दी में अगर देखें तो जैसे जापान का हाइकू है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये निरंतर आप अलग अलग तरह से देखते हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है जो कि हम लोग इसको देखें और समझें। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि जो कुछ ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि भाषा को लेकर के हम बात कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से उस पर ही हमें केंद्रित रहना है। तो अब ये जैसे एक हमने यहाँ पर वाक्य दिया, अब आपको लग रहा होगा जो कि ये वाक्य हम किस तरह से समझेंगे, कितना कठिन है, कैसे चलेगा। अब सामान्य सा है जो कि अहम सह तुम, ये 3 शब्द लिया गया। अहम अपने लिए, उत्तम पुरुष के लिए, सह अन्य के लिए, तुम जो है सामने में जो आपके उपस्थित है उनके लिए। क्रियापद हमने दे दिया केवल मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए, कृतवान पुल्लिंग के लिए और कृतवती स्त्रीलिंग के लिए। अब मैं पुल्लिंग में हूं तो कृतवान, अगर कोई स्त्री बोल रही है तो कृतवती। अब मध्य में हम योजित कर देंगे जो कि उसके साथ जो चंक एक होगा, जैसे अहम पठनम कृतवान, अहम चलनम कृतवान, अहम हसनम कृतवान। आप n नंबर ऑफ सेंटेंस आप बना सकते हैं, लेकिन आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो उसी के लिए हम लगभग 3-4 जो स्ट्रक्चर हैं वो समझने का प्रयास किए। क्योंकि आप लोग हिंदी अंग्रेजी पूर्व से जानते हैं तो आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी। पहला रहेगा जो कि जब कोई भी वाक्य की बात आप करेंगे संस्कृत में तो आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की बात करते हैं, चाहे किसी भी भाषा में करिए, सामान्य रूप से हिंदी करिए या अंग्रेजी में देखते हैं। संस्कृत में जो स्ट्रक्चर रहेगा ये इस तरह से, कर्ता, क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए रामः पुस्तकम पठति, ये केवल आज दिग्दर्शन दे रहे हैं, इसका एक सूची दी जाएगी। फिर जो कर्ता है उनके लिए क्या 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 आप ऑप्शन रख सकते हैं ये बताया जाएगा। फिर क्रिया जो है उनकी लिस्ट सूची दी जाएगी इस तरह, और कैसे आप कर्म को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे ये बताया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा जो आप सेंटेंस देखते हैं, पहला तो हो गया जो कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की बात देखते हैं। दूसरा जो है दूसरी तरह का स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जहां पर कि केवल कर्ता और क्रिया दिया गया है।
कर्म आपको नहीं दिखते हैं। ये भी सेंटेंस आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं जो चर्चा कर रहा हूँ आपके व्यावहारिक जीवन में जो प्रयोग में आने वाले वाक्य हैं उनकी बात मैं केवल कर रहा हूँ। तो जो संस्कृत के हैं ये सामान्य रूप से परिचित हैं ही, जो संस्कृत के नहीं है उनके लिए ये मूल रूप से है। तीसरा जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें कि कर्म आपको दिखता है और क्रिया कर्ता आपको नहीं दिखता है। जैसे पठामि संस्कृतम नित्यम आप कहते हैं, तो वहां पर पठामि जो है कर्तृपद जो है वो अंडरस्टूड है। तो इसी तरह कहीं पर आप देखते हैं कि विशेषण को ध्यान में रख करके किया जाता है। और मूल रूप से जो आपको फिर जटिल वाक्य में आप जाते हैं तो सामान्य रूप से जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इस तरह के सेंटेंस आपको प्राप्त होते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो अनिवार्य रूप से आपको आप जो फाइंडिंग आपको मिलती है वो क्या मिलता है, जो कि आपको कर्ता के बारे में जानकारी चाहिए और क्रिया के बारे में जानकारी चाहिए। इन दोनों को कैसे आप कंबाइन कर पाते हैं ये आपको आना चाहिए। अगर इतना आपको आ जाता है तो आप आराम से वाक्य बोल सकते हैं, कहीं पर समस्या ही नहीं होगी। और इतना समझना सबसे आसान है, क्योंकि इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देख करके घबरा जाते हैं, सामान्य रूप से बहुत आसान है। अब जैसे हमने कर्ता कर्म क्रिया बता दिया, उसके साथ साथ हम एक लिस्टिंग कर देंगे, जैसे इंडिक्लाइनेबल जो है उनको उनकी लिस्टिंग दे देंगे। उसके बाद सिंपल सेंटेंस जो होगा आपको कर्ता और क्रिया के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जैसे अभी देख रहे हैं जो कि कर्ता में जैसे प्रोनोन आप ले लेते हैं सह कह, आप जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पर धातु दे दिया गया है 7-8, इसके आधार पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है ये इसी के आधार पर आगे आपको बताया जाएगा। यहाँ पर अभी हम केवल मात्र दिग्दर्शन के लिए प्रस्तुत कर रहे थे। अब कर्ता की बात जो हम करेंगे तो उसमें हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे और एंडिंग जो होते हैं उनकी आपको एक लिस्टिंग दी जाएगी, जैसे 100 शब्द हो गए, जैसे राम आपको बता दिया गया। अब और एंडिंग जितना भी होगा सबका वैसे ही रूप चलेगा। आ एंडिंग है जैसे बता दिया गया जो कि लता, तो आ एंडिंग जो फेमिनिन का रहेगा सब उसी तरह के चलेंगे। एक आपने सीख लिया, उसके साथ साथ आप सहस्त्र अपने आप तैयार कर लेंगे। तो आपको केवल एक स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताया जाएगा और उसी के आधार पर आप काम कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक्सपेंड किया जाएगा जो सेंटेंस को, क्योंकि उसमें आप जोड़ेंगे एक एक करके, जो कि मैं पढ़ता हूँ तो कहाँ पढ़ता हूँ, तो मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ, वहां पढ़ता हूँ, कल पढ़ता हूँ, आज पढ़ता हूँ। वो धीरे धीरे आप ऐड करते जाएंगे और वो आपका विस्तार होता जाएगा। तो पहला फोकस जो रहेगा वह वो मूल रूप से जो हम रहेंगे केंद्रित रहेंगे, पहला रहेगा जो कि आप वाक्य संरचना को समझ सके बिना किसी झंझट के। ठीक, दूसरा रहेगा उसको जिस तरह से एक्सपेंड करेंगे उसके लिए आपको लिस्टिंग दी जाएगी, आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, स्वयं अभ्यास करेंगे जो कि कैसे ये हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर बताया था जो कि एक सूची दे दी जा रही है, आपको केवल 7-8 धातुओं की हमने दी है, एक लंबी सूची दे दी जाएगी ताकि आप सहज रूप से कर सकें, और वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे ताकि आपको किसी तरह से कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और वो प्रिंटेड मटेरियल के रूप में रहेंगे, आप उसका प्रयोग उसके बाद क्योंकि 3 दिन तो केवल दिग्दर्शन मात्र रहेगा, उसको आप अपने जीवन में जब चाहे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मोटे तौर पर ये हमारा रहेगा जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को फोकस करते हुए, और यहाँ पर लिस्टिंग करेंगे जो कि हम जितने भी दैनंदिन जीवन में प्रयोग होते हैं वो एक आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और हम पूरा विश्वास करते हैं कि तीसरे दिन जब आप यहाँ से जाएंगे तो कम से कम आप अपना परिचय सामान्य वाग व्यवहार में आप दक्ष हो गए रहेंगे। तो आज हम इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर संपूर्ण करता हूँ, क्योंकि ये एक कार्यक्रम के मध्य में एक केवल इंट्रोडक्टरी केवल दिया गया था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा वो यहीं पर पूरी होंगी और फिर कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी लोग कल 3:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हैं। और भी जो आपके ऑनलाइन बहुत सारे लोग
हमारे इस समापन कार्यक्रम में 3 कार्यक्रम होने हैं, जिसमें प्रतियोगिता 2 प्रतियोगिताएं हैं और संवाद। तो हमारे पास 165 से अधिक रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों के 48 इत्यादि आ रहे हैं जो उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन बहुत है, तो हम सभी लोग जानकारी पहुंचा दें। तो कल से हम लोग इस कार्यक्रम में जो कक्षा है उसको प्रारंभ करेंगे। अब जो हमारे साथ डॉक्टर हमारे साथ हैं, वो हमारे सामने 2 शब्द कुछ बोलना चाहते हैं। उसके बाद हम धन्यवाद ज्ञापन से इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो हमारे अतिथि डॉक्टर विवेक सभी को यथोचित प्रणाम। यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि संस्कृत के उत्थान और लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। संस्कृत निश्चित रूप से संस्कृत की वाहक है। सभाव्य सभापति मेरी ओर से हार्दिक आशीर्वाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहाँ पर लोग बड़े बड़े सुनने के लिए उत्साहित होकर आए हैं। तो 3 सूत्री कार्यक्रम जरूर अपने जिंदगी में छात्र जीवन में रखना चाहिए। तो समय का अभाव, यदि समय नहीं पकड़ पाए कुछ नहीं। समय छात्रों के लिए वैसे तो जीवन में प्रत्येक आदमी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन समय जो है छात्र के लिए बहुत जरूरी। समय दूसरा जो एक चीज और गीता पढ़ लेकर, गीता का एक श्लोक है, अनन्यस्ति मुखेरंतो ये जनन प्रतिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां देवक्षेमं पदम्। यहाँ से ले लेते हैं भाषण। भगवान श्री कृष्ण, यहाँ में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को आप मेरी अन्य चिंतन पूर्वक उपासना कीजिए, आपका मैं नित्य प्रति योगक्षेम का बदलना। अब यहाँ पर आप छात्र हैं, छात्र के जीवन में इच्छा कीजिए जो उपासना से यहाँ पर जोड़ किए हैं। अनन्य चिंतन अनन्य चिंतन पूर्वक जो उपासना करेगा। यदि आप पढ़ाई में अनन्य चिंतन करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अखाई में ये पूरे में सबसे साथ इस बात करेंगे, लेकिन आपको ये चीज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारे पिताजी वो कहते थे जो शुरू से राम नाम का जप करता रहा है, उसी के मुख से सिर्फ राम नाम का उच्चारण उसके लिए बहुत आगे आगे सकते। तो जाते समय सिर्फ इसी से 1 घंटा पढ़ने की बात है, निरंतर अभ्यास जीवन जहाँ भी है, इस कार्य क्षेत्र में है, चाहे पढ़ाई में है, निरंतर आप अभ्यास समय दीजिए। अपने साथियों से बात करने में चाहे हर वो भी आपको जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान भी शिक्षा के साथ साथ जरूरी है, लेकिन ध्यान होना चाहिए आपका वहां पर हमको ये जो मिला है
टास्क मिला है जो अध्ययन के लिए, उसको पूर्ण करके बल्कि समझ कर दो। वो समझना तभी होगा तो जब आप अनन्य चिंतन, तो अनन्य चिंतन पूर्वक उपासना करेंगे तो आगे की बात छोड़ दीजिएगा। कर्म में बात तो कर्म आप लोगों का पढ़ाई हुआ, अभी और उनका कोई कर्म नहीं। दूसरी बात और तीसरी पहला समय, दूसरा हो गया उपासना, अपने पढ़ाई पर केंद्रित होकर काम लेना, और तीसरा सबसे जरूरी लक्ष्य। लक्ष्य से भटक अपना थोड़ा सा बीच में विचलन हुआ और मन भटक। इसलिए लक्ष्य को केंद्रित करके ऐसा कौन सी असंभव है जो समुद्र के हजारों मीटर नीचा भर से आप जा रहा है, कौन सी असंभव? लक्ष्य से भटकना नहीं, ये चीज बहुत जरूरी। तीन सूत्री कीजिए और निश्चित सफलता आप। बहुत धन्यवाद। आपने तीन बातों से विद्यार्थियों को अपने जीवन में हमेशा पालन करना चाहिए। अवश्य अगर आप लक्ष्योन्मुखी होकर के अपने कार्यों को करते हैं तो सफलता निश्चित है। और आज के समय में इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें हमें अलग अलग चीजों की ओर धकेलती है। आधुनिक समय में उस समय लक्ष्य केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है, खासकर छात्रों के लिए युवाओं। धन्यवाद। अब कार्यक्रम के समापन में धन्यवाद ज्ञापन मैं स्वयं ही प्रस्तुत करता हूँ। आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया यह निरंतर 3 दिन तक चलेगा और 29 तारीख को इसका समापन कार्यक्रम होगा। इसमें हमारे साथ अनेक विद्वान जुड़ेंगे और आप सब लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे। लेकिन आज के केवल औपचारिक आज का यह कार्यक्रम समापन हो रहा है, तो इसमें सर्वप्रथम जो हमारे आज के मुख्य अतिथि और जो मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजशरण साहब जो ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े, मैं सर के प्रति सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके अंतर में हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी तो निरंतर हमें यह कार्यक्रम जो अभी आयोजित हो रहा है विश्वविद्यालय से हमको सहयोग मिला। आगे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम निरंतर आगे जो माह है उनमें आयोजित होने, मैं सर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विश्वविद्यालय के जो अन्य शासनिक अधिकारी उन सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे विभाग के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर रामपाल रखवार सर के प्रति, हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विपुसुनंद सर के प्रति और जो हमारे अतिथि डॉक्टर अमित आलोक द्विवेदी जी जो हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में और बहुत सारे जो आगे की योजनाएं हैं हम उनके साथ कार्य भी करेंगे, उनके प्रति हमारे विभाग के आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा जी के प्रति और जो हमारे अतिथि हमारे साथ में डॉक्टर विवेक झा जी और डॉक्टर उदयनाथ झा जी, आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, उन सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी जो छात्र यहाँ पर भौतिक रूप से उपस्थित हुए आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारे जो सहकर्मी अमित उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब हम शांति मंत्र से कल्याण मंत्र से इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। ओम सर्वे सर्वे हम लोग कल 3:30 बजे पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे।
करते थे।